नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के जीव विज्ञान को बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाला हूं। आज की जो क्लास होगी ये पहली क्लास है जीव विज्ञान की और ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले आपको जीव विज्ञान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आपको कक्षा 12 के पहले अध्याय की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? बायो प्लस लॉजी। ठीक है, तो बायो का अर्थ होता है सजीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना, तो जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहले को कहेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इंग्लिश में से कहते हैं जूलॉजी। और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी? वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान की खोज किसने किया? अरस्तु ने किया था। जंतु विज्ञान की खोज किसने? अरस्तु ने। और वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस ने किया था। ठीक है, तो इतना तो इंट्रोडक्शन था आपका जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये जो आपके कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पहला लेसन है। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसमें देखिए पहले जान लीजिए आप लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन को जानने से पहले भी आप जान लीजिए कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो जनन का डेफिनेशन क्या होता है कि जब जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। जब जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है? तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। जनन आपका दो प्रकार का, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं इसको जान लीजिए पहले आप। तो लैंगिक जनन में आपके दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। एक होता है नर, ठीक है, दूसरा होता है मादा। ठीक है, मेल और फीमेल। तो नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, नर से नर युग्मक का, और मादा से मादा युग्मक का। ठीक है, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज इंग्लिश में से जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज विकसित होता है, जब बड़ा होता है तो इसे हम भ्रूण कहते हैं और भ्रूण से ही नई संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, नई संतान। ठीक है, तो इतना याद रखना आपको। लैंगिक जनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा, दो विपरीत जनक होते हैं। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं और इसके संलयन से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज, इंग्लिश में से जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और युग्मनज विकसित होता है तो भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से नई संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो आपका अलैंगिक जनन है। इसी तरह हम लोग पुष्पीय पौधों में जानेंगे कि पुष्प का कौन सा नर भाग होता है, कौन मादा भाग होता है, कौन उसका नर युग्मक होता है और कौन मादा युग्मक होता है। ठीक है, तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को जानने से पहले आपको पुष्प का नामांकित चित्र पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना जो पुष्प होता है यह पौधे का लैंगिक अंग होता है। ठीक है, आइए सिखाता हूँ मैं आपको पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो पुष्प का नामांकित चित्र कैसे होता है पहले उसको सीखते हैं। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प की जो संरचना होती है
कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार बनाई जाती है, किस भाग का क्या नाम होता है, वो सब आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे बना रहा हूँ इस तरह आपको बनाना भी सीखना है। ठीक है, तो इसका भी नामकरण भी मैं सिखाता हूं, कैसे बना रहा हूं उसको देखो आप। ठीक, इसके बाद आपको यहां से तो इसका नामकरण सुनिए कैसे करना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पुष्प का। ठीक है, पुष्प क्या होता है, पौधे का लैंगिक अंग होता है। यह पुष्प की संरचना है, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की जो संरचना है इसमें क्या, कौन से किस भाग का क्या नाम है उसको देखिए। इस भाग को हम कहते हैं वाह्यदल। ठीक है, वाह्यदल, इस बात को याद रखेंगे। इस भाग को, जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं वाह्यदल, और जो वाह्यदल होता है यह हरे रंग का होता है। ठीक, और ये जो भाग दिख रहा है आपको बड़ा वाला, इसको हम कहते हैं दल। ठीक है, इसी तरह ये एक पत्ती का नाम है, केवल एक पत्ती का नाम क्या है, वाह्यदल, और ये जो बड़ी सी पत्ती दिख रही है इसका नाम क्या है, दल। इसी तरह यदि आपके 5, 6, 7 होंगे तो इसको हम कहते हैं वाह्यदल पुंज। याद रखना क्या कहते हैं उसे, वाह्यदल पुंज। तो वाह्यदलों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाह्यदल पुंज। इसी तरह एक पत्ती का नाम क्या है, दल। इसी तरह बहुत सारे पत्तियां होंगी दल के, तो उसे हम कहेंगे दल पुंज। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, दल पुंज। तो दलों के समूह को हम दल पुंज कहते हैं। एक पत्ती का नाम दल, और इसी तरह कई पत्तियां होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वाह्यदल, सॉरी उसे हम क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे। और याद रखेंगे यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है, रंगीन भाग होता है। ये रंगीन इसलिए होता है क्योंकि यह क्या करता है कि जो पॉलिनेटर होते हैं, ठीक, जो परागण में सहायता करते हैं, जैसे मधुमक्खी, कीट पतंग जो होते हैं, भौरे होते हैं, उनको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इस भाग को जानिए। यहां से यहां तक के जो भाग को, यहां से यहां तक के भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक, पुंकेसर। ठीक, और यहां से यहां तक के भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। यहां से यहां तक के भाग को हम कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। तो इस भाग को, यहां से यहां तक के भाग को हम पुंकेसर कहते हैं, और यहां से यहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो यह केवल एक भाग का नाम है। इसी तरह कई भाग हो गए इसके, इसको हम कहेंगे पुमंग। ठीक है, पुमंग, पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। इसी तरह यह एक भाग का नाम है। इसी तरह कई इसके भाग होंगे तो स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं। जायांग कहते हैं। जो स्त्री केसर होता है यही पुष्प का मादा भाग होता है, इसी को हम कहते हैं मादा भाग। ठीक है, और जो पुंकेसर होता है यह नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। तो पूछा जाता है आपसे कि पुष्प के नर भाग का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे आप, पुंकेसर। पुष्प के मादा भाग का नाम बताओ तो क्या बताएंगे आप, स्त्री केसर। ठीक है, अब देखिए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन, तो इस भाग को हम कहते हैं, यहां से यहां तक के भाग को, ठीक, परागकोश। ठीक है, यहां से यहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं, परागकोश। और परागकोश के अंदर जो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ठीक है, इसको हम कहते हैं योजी, कनेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में से कनेक्टिव कहा जाता है, योजी। और जो यहां से यहां तक आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं पुतंतु। पुतंतु, फिलामेंट। ठीक है, पुतंतु। तो पूछा जाएगा आपको कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के 3 भाग। पहला भाग परागकोश, दूसरा योजी, और तीसरा पुतंतु। ठीक है, तो पुंकेसर के 3 भाग हो गए। इसी तरह समझिए स्त्री केसर के भी आपके 3 भाग होते हैं। इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहां से यहां तक के भाग को हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। याद रखेंगे, यहां से यहां तक के भाग को हम वर्तिका कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे जो ये भाग दिख रहा है, यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक के भाग को हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय। फिर से समझना,
इस भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, इस भाग को यहाँ से यहाँ तक को हम वर्तिका कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। क्लियर है इतना? ठीक। अब देखिए आगे, अब इसके अंदर की संरचना को हम बनाते हैं। तो इसके अंदर की संरचना कैसे बनाना देखिए ध्यान से। ठीक, इस भाग को हम कहते हैं बीजांड। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं बीजांड। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? जो अंदर वाला जो भाग है इसका नाम है बीजांड। और बीजांड के अंदर 3 प्रकार की, इस प्रकार इधर कोशिका पाई जाती है, 3 ऊपर और 2 मध्य में। ठीक है, मध्य में आपकी 1 कोशिका होती है, केंद्रक 2 होते हैं। ये आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है। ठीक है, किस प्रकार ये बनती है। तो जो मध्य वाली कोशिका होती है, इस मध्य वाली कोशिका को ही हम अंड कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, अंड कोशिका। ठीक है, एग सेल। तो अंड कोशिका ही होती है मादा युग्मक। याद रखेंगे, मादा युग्मक। मादा भाग स्त्री केसर और मादा युग्मक का नाम अंड कोशिका। ठीक है, और इसके अगल बगल की कोशिका को हम कहते हैं, याद रखिएगा, सहायक कोशिका। इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस इतना भी याद रखिए। ये अंड कोशिका क्या है? मादा युग्मक। और ये कैसी होती है? अगुणित होती है। और अगुणित को दर्शाने के लिए स्मॉल एन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको मादा युग्मक बता दिया। अब नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे, नर युग्मक परागकोश के अंदर। ठीक है, परागकोश के अंदर जो होता है परागकण पाया जाता है, परागकण। ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, और परागकण के अंदर, परागकण के अंदर नर युग्मक पाया जाता है। ठीक है, नर युग्मक पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? तो परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, और परागकण के अंदर ही नर युग्मक उपस्थित होता है। क्लियर है इतना? तो नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? तो परागकोश के अंदर। कहाँ? परागकण के अंदर। ठीक है, तो यह नर युग्मक हो गया। और मादा युग्मक कहाँ पाया जाता है? बीजांड के अंदर, जिसका नाम क्या होता है? अंड कोशिका। इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो अब इसमें इसके चक्र के बारे में पूछा जाता है। इसके कितने चक्र होते हैं? तो इसके 2 चक्र हैं। पहले चक्र को हम कहते हैं आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र, तो आवश्यक चक्र जो अति आवश्यक है, उसके बिना निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती है, उसके बिना लैंगिक जनन नहीं हो सकता, जो आवश्यक होना ही चाहिए। तो इसमें 2 चीजें बिल्कुल आवश्यक होना होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर, क्योंकि पुंकेसर के ही अंदर क्या होता है? परागकण होता है, और स्त्री केसर के ही अंदर क्या होता है? अंड कोशिका होती है, अर्थात मादा युग्मक। तो पुंकेसर और स्त्री केसर को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल जरूरी होता है। दूसरा सहायक चक्र, सहायक चक्र। ठीक है, जो बिल्कुल नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी जो होगा, आवश्यक होना चाहिए, वो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। ठीक है, और जो सहायक चक्र होता है, जो लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका होना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना कभी भी निषेचन क्रिया संभव नहीं है। तो सहायक चक्र जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? वाह्यदल, वाह्यदल और दल। ठीक है, वाह्यदल और दल। तो वाह्यदल का कार्य क्या होता है? इस कली को सुरक्षा प्रदान करना, और ये दल का कार्य क्या होता है? कि निषेचन की क्रिया के लिए भौरे को, ठीक है, और मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे मधुमक्खी आई और यहाँ पर बैठकर क्या किया? इसके रस को पी लिया। जैसे आप लोग, अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखो, जैसे देखिए। ठीक है, ये जो आपको हरे रंग का दिख रहा है ना, ये वाह्यदल। और जो आपको यह पत्ती दिख रही है ना, ये पत्ती जो किसके? रंगीन कलर की है। ठीक है, तो जो रंगीन भाग होता है दल, इसे हम दल कहते हैं। और इसके अंदर जो ये भाग आपको दिख रहा है, देखिए, यही आपका, देखिए मैं आपको इसमें से एक दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, ये जो ऊपर है ना, इसी को कहते हैं हम परागकोश। इसी में परागकण विद्यमान होता है, और जो यह है फिलामेंट है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? पूतंतु कहते हैं। ठीक, तो ये वाह्यदल हो गया, और ये क्या हो गया? इसका दल हो गया। ये रंगीन भाग है। तो इसी पर क्या होता है? जो मधुमक्खी होता है, भौरे होते हैं, इस पर आकर बैठते हैं। यदि वह यहाँ पर आकर बैठ गए और यहाँ से यदि ये परिपक्व हुआ तो ये फट जाएगा। फटने के बाद
यहाँ से परागकण क्या होंगे, उड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने से नहीं जाते हैं। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम क्या होता है, चाहे हवा हो जाए, जल हो जाए, ठीक है, चाहे कीड़े मकोड़े हो जाए, या ये जो आपके कीट पतंग होते हैं, ठीक है, इसके जरिए क्या होते हैं, यहाँ पर जाते हैं। मान लेते हैं मधुमक्खी यहाँ पर आई, बैठ गई, और बैठने के बाद हो सकता है वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, फिर यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो परागकण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर, और जैसे ही वर्तिकाग्र पर आएगा, यहाँ से पराग नली का निर्माण होता है, और ये कहाँ प्रवेश करता है, बीजांड के अंदर। तो पराग कोश से परागकण का निकलकर इस वर्तिकाग्र पर आना ही परागण कहलाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता नहीं हूँ। तो सहायक चक्र क्या होते हैं, बाह्य दल और दल होते हैं, ठीक। तो अब सुनो, परागकण यहाँ से आएगा, मान लेते हैं कीटों के द्वारा, उनके पैरों में फंस जाता है, पैरों में फंसने के बाद हुआ यदि यहाँ पर आ गया ये परागकण, तो परागकण जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर यह अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद ये पराग नली का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, ये पराग नली का। इस प्रकार ध्यान समझना, पराग नली का। मैं तुम्हें फर्टिलाइजेशन क्रिया समझा रहा हूं इसमें। तो परागकण, तो इसके अंदर जैसे ही परागकण आएगा, नरयुग्मक, मान लेते हैं नरयुग्मक, जो क्या होता है, अगुणित होता है, और यहाँ पर जो अंड कोशिका है यह भी कैसी है, अगुणित। तो यन और यन, ठीक है, यन और यन ये आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद क्या बनाएंगे, 2n, और 2n को ही हम कहते हैं द्विगुणित, ठीक है, क्या कहेंगे, द्विगुणित। और यह द्विगुणित जैसे ही होगा, यह विकसित होगा, विकसित होकर यह बीज का रूप ले लेता है। तो कहा जाता है कि बीजांड जो होता है यह बीज में बदल जाता है, और जो इसका अंडाशय है यह फल में बदल जाता है। तो क्वेश्चन बनता है आपका, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग बीज में परिवर्तित होता है। तो बीजांड बीज में बदल जाता है, और जो इसका अंडाशय है वह फल में बदल जाता है। मैं सारी बातों को यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात लैगिंग जन्म होता है पुष्प में, ठीक है। इसके आगे की वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको पुष्प का स्ट्रक्चर समझा रहा था, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे आप लोग। इस भाग को जो नीचे हरे रंग का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वायुदल, और वायुदल के समूह को हम क्या कहते हैं, वायुदल पुंज कहते हैं। एक भाग को हम वायुदल कहते हैं, इसी तरह इसके समूह होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वायुदल पुंज। एक भाग को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं, इसी तरह सभी को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक भाग को हम क्या कहते हैं, दल, इसी तरह इस सभी भागों को हम क्या कहेंगे, दल पुंज, क्योंकि एक से अधिक हो गया ना, तो एक से जब अधिक हो जाएगा तो उसे हम दल पुंज कहते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, ये टोटल भाग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। इसी तरह कई भाग होंगे इस तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे, पुमंग, ठीक है। और पुंकेसर के 3 भाग, पहले को हम कहते हैं परागकोश, दूसरे को हम क्या कहते हैं, योजी, और तीसरे को हम कहते हैं पूतंतु। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं, और इसी तरह कई समूह होगा इसका, जिसको हम कहते हैं जायान, ठीक है। तो जायान, स्त्री केसर को हम क्या कहते हैं, मादा भाग, और पुंकेसर को क्या कहते हैं हम, नर भाग, ठीक है। पुंकेसर को हम क्या कहते हैं, पौधे का नर भाग होता है। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, जिसमें बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैं आप सारी बातों को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इसमें 2 सहायक, एक आवश्यक चक्र होता है और एक सहायक चक्र होता है। तो आवश्यक चक्र क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर, और सहायक चक्र कौन सा होता है, वायुदल और दल होता है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, मैं आगे की वर्डों को लिख रहा हूँ। पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। इसी तरह स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं, ठीक है। और वाह दलों के समूह को वाहदल पुंज कहते हैं। तो वाह दलों के समूह को वाह दल पुंज कहते हैं, वाह दल पुंज कहते हैं। और दलों के समूह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दलों के समूह को दल पुंज कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, ठीक है। तो दलों के समूह को हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं परागकोश, दूसरे को हम कहते हैं योजी,
और तीसरे को हम कहते हैं पुतंतु। ठीक है, पुंकेसर के 3 भाग, परागकोश, योजी और पुतंतु। इसी तरह स्त्री केसर, तो स्त्री केसर के भी कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, पहले भाग को हम क्या कहते हैं? देखिए, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरे भाग को हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। ठीक है, और तीसरे भाग को हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, तो यह पुष्प के बारे में था कि वाह्यदलों, वाह्यदल किसे कहते हैं? तो याद रखना, वाह्यदल जो होता है ये पुष्प का हरा भाग होता है, ये रंगीन भाग होता है। ठीक है, इस बात से आप चल रहिएगा। आगे देखिएगा, इसमें और भी पॉइंट जो है उसको मैं भी लिख देता हूं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय, अंडाशय फल में बदलता है। ठीक, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद पुष्प का बीजांड बीज में बदलता है, बीज में परिवर्तित होता है या बदलता है, समझना, बीज में बदलता है। तो ये आपका पूरा था पुष्प का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये पुष्प का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको समझ में आ गया, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। और जो इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इसको।